तो एलएम ग्रुप का ये ज्योग्राफी का क्लास है और ज्योग्राफी क्लास में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं भूगोल का दूसरा चैप्टर का पहला क्लास। ठीक है, और वो चैप्टर हम लोग का है कि विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। तो विश्व जनसंख्या यानी पूरे विश्व में जनसंख्या का क्या रूप है, कैसे फैलाव हुआ, किस तरह से फैला है, कहां पे जनसंख्या किस तरह से निवास करती है, जनसंख्या कहां पे कम है ज्यादा है, इन सभी कारणों को और क्यों है, इन सभी कारणों को इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कहा जाता है कि किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन या संसाधन होते हैं। जिस देश में जनसंख्या ही नहीं, वो देश किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं हो सकता है। वहां पे डेवलप करने के लिए लोग चाहिए, श्रम चाहिए, वहां टेक्निकल आदमी कोई भी टेक्निक काम करना है तो उसके लिए लोग चाहिए, और वो सब अगर जनसंख्या हमारे पास है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बेहतर से बेहतर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप देखिएगा जनसंख्या का फैलाव जो है पृथ्वी पे कहीं भी बराबर रूप में नहीं है। तो कहा जाता है कि जनसंख्या का फैलाव जो है वो असमान रूप से है। कैसे है? असमान रूप से है। अब जनसंख्या वितरण में कहा जाता है कि जनसंख्या वितरण, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछने वाला 2 नंबर का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें पूछता है कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण से सीधा शब्द में याद रखिएगा कि विश्व पर लोगों का फैलाव, विश्व पर लोगों का फैलाव, या यूं कहें कि पृथ्वी पर लोगों का फैलाव। विश्व में लोगों का फैलाव या पृथ्वी पर लोगों का फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाएगा। तो आप लिखेंगे पृथ्वी पर लोगों का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। और ये किस रूप में है? असमान रूप से है। यानी कि असमान का मतलब कि हर जगह पर जनसंख्या एक जैसा नहीं है। हम लोग यहाँ भूभाग भी तो ऐसा नहीं है। इसके क्या रीजन होंगे या कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से जनसंख्या एक समान नहीं है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब यहाँ समझिए कि अगर एशिया की बात किया जाए कि जनसंख्या का फैलाव एशिया में, तो एशिया के लिए एक जॉर्ज बी क्रेसी नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था, इनका ये स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि यहाँ यानी कि जहां कम स्थान है वहां ज्यादा से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं, और जहां ज्यादा स्थान है वहां कम से कम लोग निवास कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि भारत में भी, या फिर पाकिस्तान में कहा जाए, श्रीलंका में कहा जाए, भूटान में कहा जाए, बांग्लादेश में कहा जाए, ये सब हमारे एशिया के देश कहलाते हैं। और यहाँ की स्थिति के अनुसार इन्होंने जो आंकड़ा दिया और अपने स्टेटमेंट दिया, किन्होंने? जॉर्ज बी क्रेसी ने। इनका स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जॉर्ज बी क्रेसी द्वारा जनसंख्या वितरण फैलाव का स्टेटमेंट या फिर कथन को परिभाषित करें। यही कथन आता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। अब देखिए, विश्व की टोटल जनसंख्या के अगर कहा जाए कि विश्व के 100% जनसंख्या का 90% जनसंख्या सिर्फ 10% भाग पर निवास करती है। यानी पृथ्वी का कितना परसेंट? 100%। जनसंख्या का कितना परसेंट? 100%। और पृथ्वी का 100% जनसंख्या में से 90% जनसंख्या केवल और केवल 10% भाग पर ही निवास करती है। यानी कि 90% जो क्षेत्र है आज भी खाली माना जाता है। समुद्री क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली या वन क्षेत्र में माने जाते हैं। समझा? अब देखिए, 60% जनसंख्या यानी पूरे जनसंख्या का 60% जनसंख्या केवल और केवल 10 देशों में पाए जाते हैं। कितने देश में? 10 देशों में। अब देखिए वो देश कौन कौन सा है। हम लोग पहले पीछे थे, लेकिन इंडिया में इतना लगातार बढ़ोतरी हुआ, लोग डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट करते गए, और इतना तेजी से डेवलप हुए हम लोग कि जनसंख्या में हम लोग क्या कर दिए? टॉप कर गए। जनसंख्या में टॉप कर गए। अब इस तरह से जनसंख्या जिस रेट से हम लोग बढ़ा रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि अब हम लोग पूरा देश मिला के कब्जा करेंगे एक साथ। हमारे यहाँ की थल सेना सबसे मजबूत क्या है? वजह है कि हम लोग यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है और फिर एक्टिव बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। समझा? इंडिया एकमात्र यह है जिसमें अपने आप को गर्वान्वित फील करता। अभी हाल ही की रिपोर्ट में आया था कि इंडिया ने टॉप कर लिया है किस चीज में? जनसंख्या में। पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन चाइना ने रोक लगा दिया। चाइना ने कहा कि 2 बच्चे, बस 2 ही बच्चे, यानी कि अगर 2 से ज्यादा आप करते हैं तो आपको सरकारी सेवाएं, हर तरह की चीजें आप पे प्रतिबंधित कर दी जाएगी। इंडिया में भी कहा गया है कि 2 बच्चे ही अच्छे, लेकिन ये मानने को कोई तैयार है? लोग कहता है कि होंगे 10-12 बच्चे, भले निकलेंगे उसमें से 2 अच्छे। समझा? तो ये प्रैक्टिकली लोग सोचता है इंडिया में। पहले इंडिया में क्या था? लोग सोचते थे कि जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ाएंगे लाठी उतना मजबूत होगा। ना समझे? जिसका 5 गो बेटा है वो गांव का प्रधान बन जाएगा। क्या है भाई? 5 गो लाठी है, बोलेगा मार के चिपटा के चल जाएंगे हम लोग यहाँ से, है ना? तो लोग इतना ज्यादा सोचते थे। कोई काम नहीं था हमारे भारतीयों के पास, शिक्षा स्तर खत्म ही था। लोग क्या करते थे? खाना पीना, बच्चे पैदा करना, बस जनसंख्या बढ़ाते रहो, 10 गो 12 गो 17 गो बच्चे पैदा। किसी को टेंशन ये नहीं था कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको अच्छा एजुकेशन दें, अच्छा शिक्षा दें, उसको अच्छी जगह पे पढ़ाई लिखाए, बढ़िया उसको एक सभ्य आदमी बनाए। नहीं, कैसे हूँ वो लड़खड़ा फड़का के गिरते पड़ते, कैसे वो बड़ा हो जाए, फैक्ट्री में काम करेगा। तो ये हमारे यहाँ का सोच था। अभी लोग डेवलप हो रहा है, अभी के डेट में कहा जाए, अभी लोग अच्छा सोच रहा है थोड़ा बहुत। मतलब अभी भी कहा जाए कि इंडिया में लगभग 30 से 40% लोग आज भी वही पिछले वाले सोच पे चल रहे हैं और उसी तरह से बच्चे की पैदाइश करते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ेगा, आप पे लोड बढ़ेगा, संसाधन पे ज्यादा लोड बढ़ेगा, भारत भी अब दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए खैर, हम लोग बात करते हैं कि टॉप 10 यानी कि 60% जनसंख्या जो 10 देशों में पाए जाते हैं उसमें से पहला देश हमारा कौन सा है? इंडिया। दूसरा देश चीन, तीसरा, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, 6ठा ये भी पीछे नहीं है, साथ में है नाइजीरिया, उसके बाद से बांग्लादेश है, रूस है, और ये 10 देश मिलकर के पूरे विश्व के 60% जनसंख्या का योगदान करते हैं। 10 ही देश, पूरे विश्व में लगभग 200 प्लस देश है। कितना देश है? 200 प्लस देश है। अब 200 प्लस देशों में सब जगह जनसंख्या है, लेकिन 10 देश मिलकर के 60% जनसंख्या देता है। अब सोच लो, यानी कि 40% जो जनसंख्या बच रही है उसमें बाकी 190 प्लस देश जो होगा वो उन लोग की जनसंख्या ऐड की जाती है।
अब इस हिसाब से समझिए कि हमारे यहाँ कितना देते हैं। अगर सवाल ये भी पूछता है आपके यहाँ बोर्ड में, ये पूछता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन से महाद्वीप में या कौन सी जगह पे जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप देश पूछा अगर कि कौन से देश में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप कौन सा टिक करेंगे? इंडिया। और अगर पूछा कि महादेश या फिर महाद्वीप कौन सा होगा, तो एशिया महादेश। किस महादेश में जनसंख्या सबसे अधिक है? एशिया महादेश। चलो ये समझ आया। हमने ये देखा इसमें कि जनसंख्या वितरण यानी पृथ्वी पर लोगों का फैलाव। एशिया में जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि जहां कम लोग, जहां एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग होते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग होते हैं। अगर फैलाव की बात किया जाए तो 90% जनसंख्या 10% भाग पर आती है और 60% जनसंख्या का योगदान 10 देश मिलकर करते हैं और इन 10 देशों का नाम यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाइए, एक और टॉपिक मिलता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि लोगों की सघनता, यानी व्यक्ति किस सघनता के अनुसार रह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि इस तरह से इसको नापा जाता है कि किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर वर्ग। अगर ऐसे देखा जाए, अब ये देखिए, अगर 1 किलोमीटर ऐसे होगा तो 1 किलोमीटर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब इसमें जितने लोग निवास करेंगे उनको कहा जाएगा यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में। तो इसको निकालने का सिंपल फार्मूला होता है कि अगर जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा तो इसको कहा जाता है कि प्रति 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व। डेफिनेशन हो गया। अगर इसको निकालने की बात किया जाता है तो जितनी जनसंख्या होगी और वहां उस जितने क्षेत्रफल पे वो रह रहे होंगे उस क्षेत्रफल से जनसंख्या में भाग दे देंगे तो ये आंकड़ा निकल करके सामने आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बढ़िया का जनसंख्या कितना है, अगर मान लीजिए 500 है। कितना है? 500 है। अब 500 जनसंख्या अगर मान लीजिए कि कितने क्षेत्रफल में निवास कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि 50 किलोमीटर। कितना? 50 किलोमीटर। बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? तो अब अगर हम कहते हैं कि जनसंख्या घनत्व बढ़िया क्या आएगा? बढ़िया जनसंख्या क्या आएगा? जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रही है। मतलब हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं। तो 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जो रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। अब उसके बाद आता है कि ये तो जनसंख्या घनत्व हो गया, जनसंख्या वितरण हो गया। 2 टॉपिक हो गया और ये 2 टॉपिक आपके बोर्ड के लिए एकदम हर हाल में इंपॉर्टेंट है। या तो इससे सब्जेक्टिव पूछेगा या फिर इससे ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर या फिर 1 नंबर में भी इससे पूछता है। ये जो जनसंख्या का फैलाव बताया है ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखो जनसंख्या वितरण कहें या फिर इसका फैलाव या फिर इसका घनत्व, इन सब को कौन कौन सा कारक होता है जो प्रभावित करता है। तो अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। प्रभावित करने का मतलब जिसकी वजह से ये जनसंख्या घनत्व घटता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण जो होता है वो असमान रूप है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ये क्यों होता है तो उसके बहुत अच्छे रीजन आपके सामने मिलेंगे। पहला होता है भौगोलिक कारक। कौन सा कारक? भौगोलिक। और दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो यहां देखिए भौगोलिक कारक में क्या मिलेगा। भौगोलिक कारक में जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास करती है, निवास करती है, या एक जगह पर ज्यादा कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होती है। वजह क्या होता है कि जनसंख्या वहीं बसेगी जहां पे जल की उपलब्धता बेहतर। पहला रीजन हो गया भौगोलिक रूप से। दूसरा, जनसंख्या वहीं बसेगी जहां की भू आकृति अच्छा होगी, और जहां भू आकृति अच्छा नहीं है, भू आकृति का मतलब भूमि का आकृति, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र होता है। अब पहाड़ी क्षेत्र में लोग जो है कम रहते हैं। वजह क्या है? घर वहां पे सही से बन नहीं सकता है, पानी की सुविधा बेहतर मिल नहीं सकती है, बाजार हाट या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छा हो नहीं सकता है। अब पहाड़ी क्षेत्र में मौसम का भी प्रभाव रहता है ज्यादा, इस वजह से पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है। जबकि अगर समतल क्षेत्र में कहा जाए, समतल भूमि पे कहा जाए, तो वहां पे आप घर भी, ट्रांसपोर्ट भी, बाजार भी, उद्योग भी सब कुछ अच्छे से लगा सकते हैं। इसलिए समतल क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा रहती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है। और ये किसकी क्या इसका मेन वजह है कि भू आकृति की वजह से जनसंख्या का फैलाव या वितरण बदलता रहता है। क्लियर? उसके बाद डिपेंड करता है कि वहां का जलवायु, जैसे मान लीजिए कि कश्मीर क्षेत्र हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब ठंडी इलाका वाला क्षेत्र है। अब वहां पे मान लीजिए कि वहां पे जनसंख्या का कहा जाए कंप्लीट रूप से जनसंख्या ज्यादा हो सके तो दिक्कत है। जहां पे ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है वहां पे भी रहना मुश्किल है। तो उस जगह पे जनसंख्या सबसे बेहतर ढंग से रहती है या ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहती है जहां का मौसम हमारे अनुकूल होती है, यानी कि ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा वर्षा। समझ में आया? तो जलवायु के अनुसार जनसंख्या वितरण पे भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाती है, क्योंकि उसके अनुसार अगर जलवायु हमारे अनुसार यहाँ है तो हम यहाँ रहेंगे, हमारे अनुसार यहाँ क्लाइमेट बेहतर नहीं हुआ तो हम दूसरी जगह जाकर के निवास करना कोशिश करते हैं। अब उस जगह पे जगह बसते हैं जहां हमारे अनुसार जलवायु है, यानी हमारे अनुसार मौसम वहां काम कर रहा है। ठीक है, एक और काम करता है इसमें, यानी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो होता है मिट्टी। ऐसे तो हमारे कहा जाता है कि हम भारतीय जो हैं वो कृषि प्रधान देश के हैं। भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश। यानी यहाँ पे मेन रूप से क्या किया जाता है? कृषि की जाती है, खेती की जाती है। अब खेती होती है तो खेती के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी। क्या चाहिए? उपजाऊ मिट्टी। और मिट्टी अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम खेती करेंगे कैसे? और अगर खेती हम नहीं करेंगे तो हम अन्न उपजाएंगे कैसे? और अगर अन्न ही नहीं उपजाएंगे तो खाएंगे क्या? समझ में ना? तो हमारी बहुत सारी आजीविका, या हमारी यूं कहें तो हमारी लगभग 80 से 90% की आजीविका भारतीयों का कृषि पे ही डिपेंड करता है। अगर कृषि हम नहीं कर सके तो हमारी आजीविका पे बहुत बड़ा इसका असर देखने को मिलता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? मिट्टी। तो मिट्टी जहां बेहतर होती है वहां पे भी जनसंख्या का फैलाव अधिक देखने को मिलता है।
दूसरा कारक है जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण या घनत्व होते हैं, घनत्व बढ़ता है या फिर वितरण बढ़ता है, वो है आर्थिक कारक। आर्थिक रूप से कब हम एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित होते हैं, हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हम उन क्षेत्रों में भागेंगे जहां पे पैसे ज्यादा से ज्यादा कमा सकें, उन्हीं क्षेत्र में भागेंगे ना। पहले तो खनिज वाला क्षेत्र देख के भागा जाता है सबसे ज्यादा, कि जिस क्षेत्र में खनिज ज्यादा मिलेंगे, जैसे माइनिंग हो रहा है वहां पे खनन किया जा रहा है, तो खनन होगा तो बहुत सारे रोजगार लगेंगे, श्रमिकों की बहुत ज्यादा उपलब्धता वहां पे देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा श्रमिक जब जाकर वहां बसेंगे तो वहां पे रोड, बाजार, सड़क, जितना भी सब चीजें बढ़िया से बढ़िया बनाई जाएगी, वहां पे बाजार खुलेंगे, वहां पे उद्योग खुलेंगे, वहां पे हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। ये सब चीजें किसके लिए, जो माइनिंग वाले क्षेत्र में जाकर काम करेंगे तो उनके लिए सारी सुविधाएं। अब वहां पे जनसंख्या का जो वितरण है और घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। कौन क्षेत्र में, जो क्षेत्र खनिज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, समझे। उसके बाद है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण समझ रहे हैं आप लोग, यानी जिस क्षेत्र में उद्योग का विकास होता है, जिस क्षेत्र में उद्योगों की संख्या ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण बोलते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र कहें यानी कि जिस क्षेत्र में औद्योगिक की संख्या ज्यादा हो, या औद्योगिकरण कहें यानी जहां पे उद्योग लगाए जा रहे हो। तो जहां पे उद्योग होते हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा निवास करती है। वजह क्या हुआ है, आर्थिक रूप से हमें पैसा चाहिए तो हमें इन क्षेत्रों में जाकर रहना होगा ताकि हम बेहतर से बेहतर पैसा यानी आर्थिक स्थिति को अपना मजबूत हम कर सके। आर्थिक रूप से एक और कारक डिपेंड करता है, वो है नगरीकरण। गांव में हमारे पास खेती के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमको ज्यादा से बेहतर नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो हम कहां भागते हैं, गांव से नगर की ओर यानी शहर की ओर भागते हैं। और शहरों में जाकर के हमारी ये जरूरतें पूरी होती है तो हम शहरों में ज्यादा से ज्यादा निवास करते हैं। आप देखिए कोई भी शहर है, पटना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ तक अपना सीवान गोपालगंज हो गया, आप सिटी में जाइएगा तो वहां बहुत ज्यादा 2 4 जमीन लेकर घर बनाकर लोग बिल्डिंग खड़ा करके रह रहा है, बहुत मुश्किल चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयत्न दे रहा है कि हम सीवान सिटी में रह रहे हैं। हमारे यहाँ उन लोग का जितना दूर में बिल्डिंग होगा उतना हमारे यहाँ छोड़ दिया जाता है कि वहां पे हम लोग बच्चा खेलेगा, सब होता है ना। जितना दूर में उनका पूरा प्लॉट खड़ा हो रहेगा उतना हम लोग आगे द्वार छोड़ देते हैं कि बड़ा टिकाएंगे हम लोग, पता है ऐसा। तो रीजन है वहां जमीन का जो घनत्व है, बहुत लोगों का घनत्व वहां ज्यादा है, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा भी जमीन वो लोग छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इसे घनत्व ज्यादा होने की वजह से क्षेत्रफल वहां पूरा तरह से सघन हो जाता है। अब देखिए तो लोग नगरों में भाग के जाते हैं, क्यों, आर्थिक वजह से, यानी रोजगार पैसे की वजह से, ठीक है। तीसरा मेन रीजन होता है जिसकी वजह से जनसंख्या वितरण या घनत्व का प्रभाव पड़ता है, वो है सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक कारक यानी कि मान लीजिए जैसे राजनीतिक कारण से बहुत सारे दंगे होते हैं, बहुत जगह समाज हमारे जो संस्कृति है अच्छी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप उस क्षेत्र में अपने बच्चों को नहीं रख सकते हैं जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि यहाँ दंगे फसाद हमेशा होते रहते हैं, यहाँ सोच समझ अच्छा नहीं है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं रहता हो, उस जगह पे आप रहने को प्रयत्न दीजिएगा, कभी नहीं दीजिएगा। आप उन क्षेत्रों में रहने के ज्यादा जहां पे लोग खुशहाल हैं, शांति से रह रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटैलिटी की सुविधा बेहतर मिल रही है, एजुकेशन की सिस्टम बेहतर मिल रही है, तो हम उन क्षेत्रों में जाकर के बसने की प्राथमिकता सबसे अधिक देते हैं। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व को सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करती है। हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में ये जाना है कि विश्व में जनसंख्या किस रूप से प्रभावित होती है और किस रूप से रहती है। तो हमने ये देखा कि किसी देश की निवासी ही उसके वास्तविक धन या संसाधन होते हैं। 21वीं सदी में अगर जनसंख्या की बात किया गया था तो वो कितना है, लगभग 600 करोड़ पाया गया था, जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या वितरण यानी पृथ्वी पर लोगों का फैलाव ये असमान रूप से है। एशिया के लिए जॉर्ज विक्रेसी का स्टेटमेंट था, विश्व की 90% जनसंख्या 10% भाग पे रहती है और 60% जनसंख्या का योगदान केवल 10 देश मिलकर के करते हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यह लगे जनसंख्या घनत्व इक्वल टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है। जनसंख्या वितरण घनत्व प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। आप सुनिए, इसका नोट्स मैं दे दूंगा आपको, ये नोट्स आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं इसके बारे में। यहां से समझाने के लिए मैंने ऐसे पॉइंट दिया हुआ है। आप अगर आपको 3 नंबर या 2 नंबर में पूछता है कि जनसंख्या वितरण या घनत्व प्रभावित करने वाले कारक बताएं, तो आप लिख सकते हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ देता है तो आप इसको लिख करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, फिर इसको लिख करके इनके बारे में हल्का हल्का 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन करके लिख सकते हैं, फिर इनके बारे में 4-5 लाइन लिख सकते हैं, आपका 5 नंबर कंफर्म माना जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये विश्व जनसंख्या वितरण में घनत्व आपके भूगोल के पहले पार्ट में भी है और दूसरे पार्ट में भी है, तो वहां भी हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं। वहां भी एक सवाल आता है कि जनसंख्या वितरण या घनत्व प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो यहां समझ लिए यही पॉइंट वहां सेम रहेगा। तो एक बार पढ़िए ताकि दोनों जगह पे काम आ जाए। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हो गया? ठीक है, अब तुम लोग इसमें जो डाउट है वो पूछो।